तो सुनो इधर, ये कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन इज अबाउट एफिलिएशन। अभी जैसे आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो कि मैं कोई अगर स्कूल स्टार्ट करता हूं तो वो स्कूल हम ऐसा लिखा है कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर सीबीएसई का एग्जाम हो सकता है। ओके, सेंटर नहीं, इट इज अ लाइसेंस फॉर प्रोवाइडिंग द कोचिंग। अभी मैं मान लो अपने स्कूल के अंदर आईसीएसई शुरू करता हूं, बट मेरे पास आईसीएसई का लाइसेंस ही नहीं, तो मैं लोगों को आईसीएसई कोर्सेस नहीं पढ़ा सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसके लिए ये सब लोग है ना एफिलिएट फीस लेते हैं स्कूल से, तो दैट आपको क्या मिले, लाइसेंस मिले। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया ये कोई एंट्रेंस फीस वगैरह नहीं है, ये कोई पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट यही लाइसेंस अगर हम लोग ने किसको दिया, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को दिया, गवर्नमेंट स्कूल मतलब ऐसी कोई स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी चलाता है, दैट वुड बी एक्सेप्ट। प्राइवेट वाले को दिया तो टैक्सेबल। अब मान लो इधर कोई स्कूल है सेंट फ्रांसिस करके, या तो मान लो केसी कॉलेज है, किसी कॉलेज को मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना पड़ता है। कैसे पता चलता है, वो कॉलेज के बाहर लिखा होता है एफिलिएटेड टू सो एंड सो यूनिवर्सिटी ऐसे। तो वो एफिलिएशन के लिए जो भी फीस दिया होगा दैट फीस विल बी टैक्सेबल। बट अगर यही चीज गवर्नमेंट को दी है, गवर्नमेंट स्कूल्स को दिया हुआ है एफिलिएशन लाइसेंस, तो दैट वुड बी ए क्लैरिफिकेशन पे लिखा। It has been clarified by CBIC that affiliation service provided by universities to their constituent college are not covered within the ambit of this exemption। मतलब ये क्या हो जाएगा, टैक्स। वैसे ही एजुकेशन बोर्ड के लिए दिया हुआ, एफिलिएशन सर्विस आर नॉट रिलेटेड टू एडमिशन टू द स्टूडेंट्स and it has been clarified that these are what, taxable। However, it may be noted that affiliation service provided by central and state education board or a council or other similar bodies to a government school, that is a school established, owned or controlled by central government, state government, union territory, local authority, governmental authority or government entity are exempt। समझ में आया? ठीक है, ये चीज है। अभी नेक्स्ट क्या, कौन सा सर्विस आ रहा है, हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता है? हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है नहीं है? हाँ, तो हेल्थ केयर की सर्विसेज है ना जनरली सब एग्जेम्प्ट है। पैरामेडिक्स मतलब नर्सेस की सर्विस, डॉक्टर्स की सर्विस, जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाया, जरूरी है नहीं, नेसेसरी है नहीं, बट तुमने तुम्हारे शौक के लिए करवाया तो टैक्स। ओके, प्लास्टिक सर्जरी करवाया तो देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली इंजरी की वजह से हुआ है कि वही तुमने शौक का करवाया। शौक का करवाया तो टैक्सेबल, इंजरी की वजह से हुआ तो इट इज व्हाट, समझ में आया? क्लियर? सिमिलरली अभी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसा होता है कभी कभी हम लोग को स्पेशल डॉक्टर बुलाना पड़ता है। जैसे मान लो अभी हमारा नॉर्मल हॉस्पिटल, इधर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल है, उसमें तुम एडमिट हो गए और तुमको कोई हार्ट सर्जरी के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुमने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया, तो उसके लिए हॉस्पिटल खर्चा तुम्हारे पास से लेगा, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? एग्जेम्प्ट होगा। वाई? भाई वो हॉस्पिटल का ही सर्विस हुआ ना, प्रोवाइड तो उसके लिए किया गया, तो दैट विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। अभी हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हुए, बहुत सारी हॉस्पिटल जैसी होती है जो हॉस्पिटल बोलती है भैया हम लोग खाना वगैरह जो हम लोग हॉस्पिटल से ही देंगे, तो का बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तो वो अगर उन लोगों ने खाना वगैरह दिया दैट सर्विस वुड बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। बट टू पेशेंट, अटेंडेंट को नहीं, अटेंडेंट को खाना प्रोवाइड किया तो टैक्स। समझ में आया? क्लियर? तो ये चीज है। नॉर्मल डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं, वो 150 रुपया 100 रुपया वाला डॉक्टर, उसके बाद हम लोग जाते हैं डिस्पेंसरी खोल के जो बैठा रहता है, उसके पास अगर खोल जाके हम लोग ने अपना इलाज करवाया तो उसने जो भी 150 200 जो कुछ भी लिया दैट वुड बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। ओके, अब डॉक्टर्स की कैटेगरी के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आती है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, कोई भी टाइप का हो,
but it should be recognized, वो recognized होना चाहिए, so that will be what exempt. कोई भी अनरेकग्नाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए. okay? कोई जापानीज टेक्निक से इधर अगर कोई समझो लेट अस से इधर बाल में मालिश करने के लिए कोई डॉक्टर अपना ये क्लिनिक खोल के बैठता है और बोलता है मैं जापान से सीख के आया हूँ, ये तेल और हमारा ऐसा हाथ लगेगा तो तुम्हारा एकदम सिर एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है, फट रहा होगा वो एकदम मासूम हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर बोला तो दैट वुड बी व्हाट टैक्सेबल, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं है वैसा ही. तो हेल्थ केयर सर्विसेज, तो इधर देखो हेल्थ केयर सर्विसेज एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ऑब्वियसली एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस भी क्या हो जाएगी एग्जेम्प्ट, but not include a hair transplant or a cosmetic or a plastic surgery except where undertaken to restore or reconstruct anatomy or functions of body affected due to a congenital defect, developmental abnormalities, injury or trauma. मतलब ये कुछ अगर तुमने करवाया और वो अगर इसकी रीजन की वजह से नहीं है तो दैट वुड बी टैक्सेबल, अगर इस रीजन की वजह से है तो दैट इज. अभी रेकग्नाइज सिस्टम कौन कौन सी है, तो एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सब ने रेकग्नाइज्ड है. ओके, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड दैट ऑफर द सर्विस और फैसिलिटीज रिक्वायरिंग अ डायग्नोसिस और अ ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, injury, deformity, abnormality or a pregnancy in any recognized system of medicine in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out a diagnostic or investigate service or disease. Thus, diagnosis or investigate service of a disease provided by a pathological lab are not liable to GST. Reports वगैरह जो निकालता है. Authorized medical practitioner, अगर कोई डॉक्टर है और वो कोई सर्विस दे रहे, पैरामेडिक्स की सर्विसेज, नर्सेज अगर कोई सर्विस दे रही है तो दैट सर्विसेज आर व्हाट एग्जेप्ट. ऑब्वियसली बात है, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो जो रूम चार्जेस लेते हैं पर डे का, तो रेंट रूम प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स, तो रेंट रूम हैविंग अ रूम चार्जेस अप टू ₹5,000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस हॉस्पिटल इज व्हाट एग्जेम्प्ट. 5,000 से ऊपर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट और टेक्नीशियन, डजंट मैटर तुम सीनियर डॉक्टर को बाहर से बुलाते हो तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, पेशेंट के लिए ही तो आ रहा है, भले वो सीनियर डॉक्टर है तो क्या हो गया, उसका मेन पर्पस तो हेल्थ केयर ही है, तो इट विल बी व्हाट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट, हॉस्पिटल ने समझो 10,000 रुपया चार्ज किया जिसमें से टेक्नीशियन को 7,500 रुपया दिया एंड कीप द बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. So going through the definition of healthcare service, it can be inferred that hospital also provide what healthcare service. Entire amount charged by them from the patient, including the retention money and the fees payment made to the doctors, etc., is toward the healthcare service is provided by the hospital to the patient is what exact. Same. फूड सप्लाई टू द पेशेंट अगर है तो सप्लाई टू फूड पेशेंट टू व्हाट एग्जाम्प रहेगा, बट वो पेशेंट के लिए होना चाहिए, okay, दूसरे किसी के लिए नहीं. क्या लिखा है देखो, फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर और न्यूट्रिशियंट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट अ सेपरेटली टैक्सेबल. अदर सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट और विजिटर्स आर व्हाट सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रीमाइसेस. अभी अदर देन हेल्थ केयर सर्विस का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हॉस्पिटल का प्रीमाइस है, ये हॉस्पिटल का प्रीमाइस है, इस हॉस्पिटल इधर सुनो रे, इधर मान लो ये हॉस्पिटल है, ये लीलावती हॉस्पिटल है, इसका ये जगह खाली है, ठीक है, तो ये जगह पे मैंने किसी मेडिकल वाले को बुला दिया और बोला तू मेडिकल खोल, और मैंने ये जगह इसको किस पे दिया, रेंट पे दिया, ये तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ये सर्विस उसका क्या हो जाएगा टैक्सेबल. समझ में आया. सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप, ऑडिटोरियम इन द प्रीमाइस ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट जीएसटी. अभी एक सिस्टम होता है, don't know whether you know about it or not, maybe knowledge तो होगा ही उसका, IVF.
ओके, अब ये आईवीएफ की सर्विस जो है अभी लेटेस्ट, अभी बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड में है, ठीक है, कि आईवीएफ का सर्विस जो है, तो आईवीएफ की सर्विस के लिए सर्कुलर आया, मतलब डाउट आया गवर्नमेंट के पास कि आईवीएफ जो है वो हमने इधर तो किधर लिखा नहीं, ठीक है, तो आईवीएफ का सर्विस को हम क्या माने, टैक्सेबल माने या एग्जाम माने, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया कि ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजर का जो सर्विसेज है वो सर्विसेज को हम लोग एग्जाम मानेंगे या टैक्सेबल मानेंगे। तो इधर क्या लिखा है देखो, since the abnormality disease element of infertility is treated as using ART procedure such as IVF, it is clarified that service by way of IVF are also covered under the definition of what healthcare service। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आया? इधर देखो, ये गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। ध्यान इधर दो, उत्तर बुक में नहीं देखोगे तो चल जाएगा। मेरे को बताओ ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, ठीक है। रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, अभी ये रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझा देता हूँ, पता है किसी को क्या है? हाँ, ये जापानीज टेक्निक है, इधर का नहीं है, ठीक है। तो दिस जापान वाला है ना, एलोपैथी होम्योपैथी में किधर कवर नहीं होता। दिस विल बी व्हाट, plastic surgery. One such surgery was conducted to repair the cleft lip of a newborn baby. Exam जरूरी है। Air ambulance service to a transport a critically ill patient from a distant location to a medical center. Palliative care for the terminally ill patient. On a request, such care is also provided to a patient at their homes. वो नहीं क्या वो नर्स पूरा दिन रहते घर पे ऐसा। That service will be what? Exam. Alternative medical treatment by way of yoga. Good Health Medical Center also operates a core blood bank which provides the services in relation to a preservation of stem cells. Stem cells को भी वो प्रिजर्व करने का सर्विस प्रोवाइड करता है, so it will be what? Exempt. Good Health Medical Center is of the view that since it is a clinical establishment, all the healthcare services you are required to examine the situation. अभी देखते हैं, पहला वाला रिंकी वाला था, it is what not exempt क्योंकि वो हमारे ट्रीटमेंट में नहीं आता है। दूसरा वाला क्या था, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी बच्चे का हुआ था, दैट इज व्हाट एग्जाम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट का था, तो दैट इज व्हाट एग्जाम। ओके, फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट वो भी क्या है, एग्जाम। दूसरा वो योगा वाला भी क्या था, एग्जाम। फर्दर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कोर ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड अदर सर्विस इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन आर, क्या लिखा है, एग्जाम लिखा है, टैक्सेबल लिखा है, अदर सर्विसेज में आ गया ना, are not exempt from GST. Therefore, service provided in relation to preservation of stem cells by the core blood bank operated by a Good Health Medical Service are liable to what? GST. It is important to note that entry number 74 exemption notification grant exemption to healthcare service provided by a clinical establishment and not to the service provided to a clinical establishment. Therefore, Good Health Medical Centers contains that since it is a clinical establishment, all the services provided to it are exempt from GST. Is not correct then? उनको क्या लगता है कि हॉस्पिटल हम जो सर्विस देते हैं वो भी एग्जाम्प्ट है, जो हम लेते हैं वो भी एग्जाम्प्ट, तो आप लेते हो वो एग्जाम नहीं रहे। अभी हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए सीए को अपॉइंट किया, तो सीए ऑडिट फीस जो चार्ज करेगा वो थोड़ी ना एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल ही रहेगा। बताओ तो जरा इसमें से क्या एग्जाम्प्ट है? फर्स्ट वन ना, 6,000 रुपया चार्ज हो गया, 5,000 तक एग्जाम्प्ट है ना, समझा क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इधर देखो सप्लायर कौन है, सप्लायर गवर्नमेंट खुद है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद सप्लाई कर रहे हैं। अब ये सप्लाई करने के लिए क्या क्या है सप्लाई कर रहे हैं लोग, तो कोई भी ऐसी सर्विस जो म्युनिसिपैलिटी पंचायत के अंदर आती है, ओके, उनके जुरिस्डिक्शन में आता है वो चीज, ग्राम पंचायत जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग,
एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग मतलब ये सारी सर्विसेज क्या है, टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इनलैंड रेलवेज, सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल्स इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। इधर तो देखा था हमने, याद हो तो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म याद है क्या? वैसे तो सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की रिवर्स चार्ज में आती है, मगर ये रिवर्स चार्ज में नहीं आता, ये फॉरवर्ड चार्ज में। Transport of goods or passenger or any service other than service covered under entry number A to C provided to a what business entities, ये सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। 7 सर्विसेज, ये देखो क्या लिखा है अभी, इधर वर्डिंग्स पे ध्यान देना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी to a business entity with an aggregate turnover up to such an amount in the preceding financial year as it make it eligible for exemption from registration। मतलब 40 लाख और 20 लाख, 40 लाख के ऊपर जाएगा तो तुमको जीएसटी है ना भाई। ओके, तो ऐसा कोई भी बिजनेस एंटिटी है जिसका पिछले साल में ऐसा टर्नओवर है 40 लाख या तो 20 लाख, जहां पे आपको क्या नहीं चुकाना पड़ रहा है, जीएसटी नहीं चुकाना पड़ रहा है, तो उनको अगर मैंने सर्विस दिया तो दैट सर्विस वुड बी व्हाट एग्जेम्प्ट। बट क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री इट इज hereby clarified that provision of this entry shall not be applicable to following services। कौन, एबीसी वाली ऑफ 6 above, ये एंड सर्विस बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ये याद है कि आरसीएम में था ये। ओके, तो ये क्या है, टैक्सेबल राइट। नेक्स्ट, services provided by central government, state government, union territory to another central government, state government और union territory। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होता है, उसके ऑफिसेस में या तो स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो सारी सर्विसेज भी क्या रहेगी, एग्जाम। मगर इसमें ये कवर नहीं होगा, एबीसी वाला। एबीसी वाला मतलब वापस ही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट, वेसल्स वगैरह। मतलब इन शॉर्ट ये जो है ना, ये हर जगह पे आएगा अभी आगे, तो ये तो हमेशा ही क्या रहेगा। Next, services provided by central government, state government, union territory or local authority where the consideration for such services does not exceed rupees 5,000, does not exceed है मतलब 5,000 या तो 5,000 से कम। okay? तो कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है जिसके लिए चार्जेस गवर्नमेंट ने 5,000 या तो 5,000 रुपए से कम के लिए, दैट सर्विस इज एग्जेम्प्ट। ओके, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस निकला तो वो 5,000 पूरे साल भर के लिए देते, बट उसमें वो एबीसी वाला पार्ट कवर नहीं होगा। मतलब एबीसी वाला पार्ट तो हमेशा ही क्या है, समझा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी against the consideration received from central government, union territory or local authority in the form of what, grants। अगर किसी को ग्रांट मिली हुई है तो दैट सर्विसेज वुड बी व्हाट, एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड वो किधर से आया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम। अगर आप कोई ओल्ड एज होम चला रहे हो, मगर कौन चला रहा है, रन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर कोई ऐसा एंटिटी जो रजिस्टर्ड है अंडर व्हाट, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 12AB वाला। बट उस ओल्ड एज होम के अंदर ऐसा पर्सन रहना चाहिए जो रेसिडेंट होना चाहिए और जिसकी एज 60 इयर्स और मोर होनी चाहिए, और जिसके लिए आप जो पैसा ले रहे हो वो अप टू 25,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। इनमें से एक भी कंडीशन वायोलेट हो गई तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा एक ट्रस्ट है, मान लो मैंने एक ट्रस्ट बनाया, माता पिता चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, ये रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AB। कंडीशन देखते जाना। मेरे केस में एक ऐसा कोई बंदा आया है जिसकी एज 50 साल है और मैं उनके पास से 20,000 रुपया ले रहा हूं पर मंथ का। वृद्धाश्रम जो चलता है वो वृद्धाश्रम फोकट में नहीं चलता है, जो भी फैमिली मेंबर उसको रखने जाता है पेरेंट्स को, ठीक है, वो पैसे देता है उसको, तो 20,000 रुपया मैंने चार्जेस लिया, तो दिस चार्जेस वुड बी व्हाट, टैक्सेबल। क्यों? अरे सर मैं तो रजिस्टर्ड हूं, बराबर है, रजिस्टर्ड है, मैंने तो 25,000 से कम चार्ज किया, बराबर है, मगर तूने जिसके लिए चार्ज किया वो बंदा 10। दूसरा,
मैं मान लो किसी 68 ईयर्स के बंदे को रख रहा हूं, मैं ले रहा हूं 20,000 रुपया पर मंथ, मगर ये बंदा जो है ना ये नॉन रेसिडेंट, वो भी टैक्सेबल है। क्यों सर? मैं तो ट्रस्ट वाला हूं। हाँ बराबर है, ट्रस्ट वाला है। सर मैं तो 20-25,000 से कम ले रहा हूं, बराबर है। सर मैं तो सीनियर सिटीजन को भी रखा हूं, सब कुछ बराबर, मगर रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? तो अगर मान लो मेरा कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 62 ईयर्स है और मैंने 20,000 रुपया चार्ज किया पर मंथ और वो रेसिडेंट है, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। समझ में आया? तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, और वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें ये भी एक पॉइंट हो सकता है। समझ में आया? तो इसमें याद क्या रखने का? याद ये रखने का कि वो बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर होनी चाहिए, और 25,000 रुपए तक का चार्जेस होना चाहिए। 28,000 रुपया हुआ तो बराबर। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे, टू individuals by way of sale of platform ticket, facility of retiring rooms or waiting room, or a clock room service and battery operated car services, these are exempt. प्लेटफॉर्म टिकट पता है? प्लेटफॉर्म टिकट गाँव छोड़ने जाते हो तो आपको निकालना पड़ता है प्लेटफॉर्म टिकट, वो प्लेटफॉर्म टिकट। रिटायरिंग रूम या तो वेटिंग रूम जो हम लोग बैठते हैं ना जिधर, वो वही। ये वेटिंग रूम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, एसी वालों के लिए हम लोग वेटिंग रूम ऐसा कुछ बोलते हैं। दूसरा होता है क्लॉक रूम, स्लीपर क्लास में जो टिकट लेते हैं नॉर्मल लोग, वो लोग क्लॉक रूम के अंदर बैठते हैं। ठीक, और या तो फिर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस, अभी पता है एयरपोर्ट वगैरह पे चलता है ये सब, वो एक बड़ा सा कार होता है जिस पे लेके जाते हैं सब सामान वगैरह, उसके लिए भी वो लोग चार्जेस लेते हैं। तो दैट चार्जेस आर व्हाट, एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड वो किसको दिया होगा? इंडिविजुअल को। ऑब्वियसली इंडिविजुअल को ही देगा, कोई कंपनी तो हायर करेगी नहीं वहां। नेक्स्ट, services provided by one zone or a division under Ministry of Railways, Indian Railway, to another zone in division under Ministry of Indian Railways, मतलब एक जोन दूसरे जोन को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, that service would be what? Next, service by way of Department of Post, by way of postcard, inland letter book depot and an ordinary post. ऑर्डिनरी पोस्ट का वेट जो होना चाहिए वो लेस देन 10 ग्राम होना चाहिए, 10 ग्राम से ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाए। कभी गए हो क्या पोस्ट ऑफिस में? हाँ। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी to their undertaking or a public sector undertaking by way of a guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSUs from a banking company and financial institution। ये क्या होता है बेटा? इधर देखो, मान लो IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये PSU है, अरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। अभी मान लो इधर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से IOC ने लोन लिया, तो इनको चाहिए गारंटी, तो ये गारंटी लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने IOC के बिहाफ पे इसको गारंटी दिया कि अगर IOC पैसा नहीं भरेगा तो मैं भरेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट IOC के लिए फुकट में नहीं करता, इसके लिए ये फीस चार्ज करती है। तो ये फीस के लिए बोला है कि ये जो फीस लेगा वो फीस क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर MCQ में बन सकता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग by way of guarantee the loan by such taken undertaking PSU from the banking companies and financial institution. Okay. Next, services provided by the central government, state government, union territory, local authority by way of registration required under any law for the timing in force। जैसे GST के लिए GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, okay, तो GST रजिस्ट्रेशन देने के लिए गवर्नमेंट कोई पैसा चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो दैट सर्विसेज व्हाट, अगर पैसा चार्ज भी किया तो दैट सर्विसेज व्हाट? एग्जेम्प्ट। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर ऐसा भी कोई लाइसेंस देने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए जो भी फीस चार्ज होगा दैट फीस विल बी व्हाट? एग्जेम्प्ट।
Services provided by central government, state government, union territory, local authority by way of issuance of passport, visa, driving license, birth certificate और डेथ सर्टिफिकेट। ये सर्विसेज के लिए भी गवर्नमेंट अगर नॉमिनल चार्ज करती है 10-15 रुपया 50 रुपया ऐसा कुछ चार्ज करती है सर्विसेज। Services provided by central government, state government, union territory, local authority by way of toll rating or non-performance of the contract for which the consideration in the form of a fines or a liquidated damage is payable to the central government, state government or union territory, local authority under such contract. So that services would be what? Exam. For example, मान लो ये L&T है, L&T को मान लो एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गवर्नमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट ने L&T को टाइम लिमिट दिया था कि भाई ये ब्रिज 2 साल में बन जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये ब्रिज 2 साल में नहीं बना, तो L&T के पास से सेंट्रल गवर्नमेंट डैमेज हुआ ना इनको, तो उसके लिए पैसा चार्ज करेगा। याद है कि आपको मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि डैमेज या फिर वो नॉन कॉम्पीट फीस या तो फिर भूल गए डैमेज वगैरह के लिए अगर पैसा लिया, लिक्विडेटेड डैमेज या तो फिर नॉन कॉम्पीट फीस का पैसा। पानीपुरी का एग्जांपल दिया था, पानीपुरी वाला मेरे सामने आ गया। वड़ा पाव का एग्जांपल दिया था, एक वड़ा पाव वाला तुमने चालू किया, सामने कोई वड़ा पाव वाला, उसको हटाने के लिए 10 लाख रुपया दिया। याद आया? अभी तो अभी भी नहीं याद आया, मर जाओ। हाँ, तो वो पैसा दिया था ना, वैसा ये भी पैसा रहेगा। अभी ये गवर्नमेंट ने क्या टोलरेट करने के लिए, हाँ भाई ठीक है 2 साल के लिए बोला था पर 2 साल में नहीं हुआ, तो नाउ गवर्नमेंट इज टोलरेटिंग दिस। ये टोलरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने फीस चार्ज करी। दिस फीस चार्ज इज व्हाट? एग्जाम। ये लिखा है, एग्जाम्पल समझो एक एक क्या बताया जा रहा हो, वरना खाली पढ़ते रह जाएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, union territory, local authority by way of assignment of a right to use any natural resources to an individual farmer for cultivation of plant or rearing of all life forms of animals except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar products. Okay, जैसे मान लो ये लैंड है, इधर एक लैंड है, ओके इधर एक फार्मर है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है इस फार्मर को तू ये लैंड पे खेती कर सकता है, मेरे को महीने का 1 लाख रुपया देने का, ठीक है। दिस सर्विसेज इज व्हाट? एग्जाम। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, वही सब लोग, by deputing officer after the office hours or on holiday for the inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges. मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस उसको दिया जाता है। जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो घर पे चले जाते हैं। अभी मान लो कोई कार्गो लेट नाइट में आया तो उसको वेरीफाई करने के लिए इसको इधर आना पड़ता है, उसके लिए ये एक्स्ट्रा चार्जेस ले। अगर वो चार्जेस वगैरह लिया तो वो सर्विसेज भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी तो सर्विसेज इज व्हाट? एग्जाम। नेक्स्ट इज 65B, सर्विस सप्लाइड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। इधर देखो लैंग्वेज में फर्क है। अभी तक में आ रहा था सेंट्रल, स्टेट, यूनियन, लोकल, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर by way of assigning the right to collect the royalty on behalf of the state government on the mineral dispatched by the mining leaseholders. क्या है ये? ये मान लो पालघर का एरिया है, तो मान लो एक गोल्ड माइन मिला, ये गोल्ड माइन का कॉन्ट्रैक्ट मान लो अडानी को दे दिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये इनको क्या करेगा? रॉयल्टी पे करेगा, बराबर। और ये रॉयल्टी डायरेक्टली नहीं जाएगा, इस रॉयल्टी को लेने के लिए एबीसीएन कंपनी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। तो ये रॉयल्टी गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये इसको जाएगा।
ये कलेक्टिंग एजेंट, लैंग्वेज समझो पहले। excess royalty collection contractor by way of assigning the right to collect royalty on behalf of state government on the mineral dispatched by the mining leaseholders. At the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the state government and certify that amount of GST deposited by mining leaseholders on royalty is more than the GST exempted on service provided by state government to ERCC of assignment of right to collect the royalty, and where the such amount of GST paid by mining leaseholders is less than the amount of GST exempted, the exemption shall be restricted to such amount as equal to the amount of GST paid by the mining leaseholders, and the ERCC shall pay the difference between the GST exempted on the services provided by the state government to the ERCC for assignment of the right to collect the royalty GST paid by mining leaseholders on the royalty. मान लो रॉयल्टी इतना होता है 1 लाख रुपया, इसके ऊपर मान लो जीएसटी 28% है, 28,000, और इसके लिए कुछ चार्जेस बन रहे 26,000 कम रॉयल्टी चार्ज, तो डिफरेंस के ऊपर जीएसटी आएगा। जितना कॉमन अमाउंट है वो कॉमन अमाउंट क्या हो जाएगा, इसलिए लैंग्वेज ऐसा लिखा है एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन, बट है ये बात। एग्जाम में आने के लिए क्या उनको स्टोरी बनानी पड़ेगा, इसमें स्टोरी बनाना मुश्किल, स्टोरी क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा तो। नेक्स्ट 74A, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स recognized under the Rehabilitation Council of India Council of India Act 1992 by way of rehabilitation therapy or a counseling and such other activity as covered by the said act at a medical establishment, education institution, rehabilitation center established by central government, state government or union territory or an entity registered under section 12AA or 12AB of Income Tax Act 1960। किसी को अगर rehabilitate वगैरह भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, हमारा सपोर्ट है आपको, ठीक है। वो सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन होती है, तो कोई भी जो पार्लियामेंट से बनी है वो, जैसे आपका ICAI, 90% और मोर पार्टिसिपेंट बाय इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट दिस। गवर्नमेंट एंटिटी क्या होता है, वही जिसमें 90% से ज्यादा पार्ट्स है। एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्ट में जो लिखा हुआ है। अब ये वापस से वही सब एनालिसिस, एग्जाम्पशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का दिया, सर्विस जो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट वाला दिया, तो ये सब सर्विसेज क्या है, टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी कौन होता है, वही पंचायत, जैसे हमारा VVMC है तो वो कंटेनमेंट बोर्ड वगैरह दिया। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए बिजनेस एंटिटी, ऊपर लिखा था कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो बिजनेस एंटिटी को, तो दैट सर्विस वुड बी एग्जेम्प्ट अप टू एन अमाउंट व्हिच इज यू आर नॉट लायबल टू पे GST। बट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, ऊपर वो 3 वाली सर्विसेज नहीं, एयरक्राफ्ट वगैरह था ना, पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस, तो वो सर्विसेज हमेशा क्या है, टैक्सेबल। वही सारी चीज, चलिए वापस, बराबर समझा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज वैसे तो टैक्सेबल है, बट वो इनलैंड कंटेनर वाला हो गया या तो फिर वो ऑर्डिनरी पोस्ट वाला हो गया जिसका वेट लेस देन 10 ग्राम्स होगा, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। वही चीज है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को अगर सर्विस दे रहे हो तो दैट सर्विस वुड बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। जैसे ये देखो, Karnataka Cricket Association Bangalore requests the Commissioner of Police Bangalore to provide a security in and around the cricket stadium for the purpose of conducting the cricket match
The Commissioner of Police arrange the required security for an agreed consideration. Okay? अभी यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का ही है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट को ही देगा सर्विस. Okay? So this would be exempt or taxable. The answer is providing a security by the police personnel are not exempt as service provided by government. Karnataka Cricket Association is liable to pay tax on a consideration paid, albeit under what reverse charge. क्या देखा सिक्योरिटी सर्विसेज याद है. सिक्योरिटी सर्विस अगर दिया तो वो सीएम में आता है. ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय टोल रेटिंग और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इधर मेरा ये एलएनटी वाला एग्जांपल. तो जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेजर्स एबीसी अ कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट ऑफिस बिल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर एन अग्रीड कंसिडरेशन. In an agreement dated 10 July, it was agreed by both the parties that Majors ABC shall complete the construction work and hand over the project on or before 31st December. उन्होंने बोला कि हम लोग 31st दिसंबर तक आपको ये बना के दे देंगे. It was further agreed that the breach of the terms of the contract either party would give a right to other party to claim for a damage or penalty on or before 31st December. As per the contract, department asked, department मतलब PWD डिपार्टमेंट ने मांगा पैसा. किसके पास से मांगा? एबीसी के पास. कितना मांगा? 10 लाख रुपए. तो ये 10 लाख रुपया क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा. समझ में आया? यस और नो? यस. आगे बढ़ूं मैं. नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन से. अभी पहले मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको पहले का चीज याद दिला दूं. जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ है. अगर आपको याद हो तो हमने ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन और वैसा वाला. बराबर है. तो अगर वैसा कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करवाते हो तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलता नहीं है. ठीक है. तो अभी इसमें क्या बोला है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है इसमें क्या बोला है कि इधर सुनो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं. मतलब मैं क्या कर रहा होगा? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. अब इधर कुछ लोग हैं, इनको मैं सर्विस प्रोवाइड करूं और इसके लिए मैंने इनके पास से क्या लेगा? पैसा. क्वेश्चन मार्क ये है कि इन लोगों को सर्विस दिया, ये सर्विसेज, इन लोगों को अगर मैंने सर्विस दिया, ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी या फिर टैक्सेबल होगी. तो गवर्नमेंट बोलती है अगर वो ये लोग है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है. Okay. अब मान लो मैंने घर बनाने की सर्विस दिया. ठीक है. और वो सर्विस गवर्नमेंट ने मेरे को दी है ऑन अ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. मतलब मेरे को गवर्नमेंट ने बोला ये जमीन है, इस पे तेरे को बिल्डिंग बना के देने का, तो आदमी वगैरह को लेके आए. ठीक है. और वो जो मैं घर बना के देने वाला हूं वो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बन रहा है. तो मैंने गवर्नमेंट के पास पॉकेट में काम किया होगा, पैसा लिया होगा? पैसा लिया. वो पैसा एग्जेम्प्ट, जीएसटी लगेगा. Next, service supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturalist for the agricultural use. This would be what? Exempt. अभी मान लो जैसे for example, ये मेरे खेती है, ये जमीन है मेरी. अब इस जमीन पे मुझे पहुंचाने का इधर पानी नहीं आ रहा है. तो इधर मैंने ट्यूबवेल बनाया है और ये ट्यूबवेल चलेगा कब? जब मेरे पास इधर इलेक्ट्रिसिटी हो. मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कमीशन को एप्लीकेशन दिया. तो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने मेरे को बोला 50,000 रुपया भरो, हम तुम्हारे इधर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे. तो ये 50,000 पे नॉर्मली जीएसटी आता, बट सिंस ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बोला है मजे. समझ में आया? नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ अ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ अ ओरिजिनल वर्क pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of what? Residential complex. म्हणजे का? इधर देखो, अभी ये मेरे पास जमीन है. ठीक है. इधर है मान लो एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी.
इसको मैं बुलाता हूं और मैं बोलता हूं मेरे को बंगलो बना के दे, ठीक है, तो ये फुकड़ में काम करेगा ना, ये पैसा लेगा। मान लो इसने 50 लाख रुपया लिया, ये 50 लाख रुपया जो इसने लिया वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड इट इज काउंटेड एज व्हाट, सिंगल यूनिट। अभी यही जमीन के ऊपर मैं उसको बोला मेरे को बिल्डिंग बना के दे और मैं सबको फ्लैट बेच रहा हूं, तो मैंने जो ये 50 लाख रुपया दिया ये टैक्सेबल। नो वेदर यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? इधर ये वर्ड समझा, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट होना चाहिए, रेसिडेंशियल यूनिट होना चाहिए। तुम्हारे गांव में हाईवे पे जमीन है, उस हाईवे पे तुमने दुकान बनाया, वो टैक्सेबल हो जाए। समझ में आया? क्लियर? और उसके नीचे उसका एनालिसिस है। लगाए? अरे हो नो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो सकता है, जैसे रेलवे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो सकता है, बस वाला, ठीक है, ऑटो रिक्शा हो सकती है। ऐसा कुछ भी हुआ, एक जगह से तुमको हटाएगा दूसरे जगह पे पटकेगा, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, अभी उसके बारे में चेक करने है कि वो सर्विस एग्जेम्प्ट है या एक्सेप्टेबल। तो देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकोमोडेट बिलोंगिंग, मतलब तुम्हारा सामान है नहीं है उससे हमको लेना देना नहीं है, बाय एयर, एयर से जा रहे मतलब फ्लाइट, इन इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास की टिकट आपने निकाली, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग, या तो स्टार्ट या तो एंड तुम्हारा है कहां पर, एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एट अ बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मतलब क्या बोलना चाहता है ये पॉइंट? ये पॉइंट बोलना चाहता है कि अगर आप मनुष्य किसी फ्लाइट की टिकट निकाल रहे हो और वो फ्लाइट की टिकट जो है वो इकोनॉमी क्लास की है, और वो इकोनॉमी क्लास की टिकट या तो आप स्टार्ट पॉइंट आपका ये पर्टिकुलर स्टेट्स में है या तो आपका एंड पॉइंट ये पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वो जो टिकट निकालोगे उस टिकट पे आपको जीएसटी भरने की जरूरत को नहीं। समझ में आया? स्टेट के नाम याद रखना, महाराष्ट्र नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ये इसके पीछे भी रीजन है, जब मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला था हम लोग ये जो जगह है इस जगह पे एयरपोर्ट्स बनाए। अभी एयरपोर्ट तो बना लोगे मगर ये जो जगह है यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉवर्टी है और सबसे ज्यादा टूरिज्म की जो प्लेसेस है वो भी इसी जगह पे, पर उस जगह पे जाएगा कौन? ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इस पे फ्लाइट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाते, सो दैट उसकी फ्लाइट की कन्वीनियंसी बढ़े और उस एयरपोर्ट पे लोग आए जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हम इस पे जीएसटी नहीं लगाए। समझ में आया? आगे बढ़ो। तो ये नेक्स्ट इज नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। बस 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 नॉन एयर कंडीशन होना चाहिए। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, प्रीडोमिनेंटली वो टैक्सी है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर अगर है तो नहीं, तुम पूरी की पूरी बस ही खुद ले लेते हो तो वो नहीं होता, वो एग्जाम नहीं होता, वो टैक्सेबल। ठीक है, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, मतलब भाई बस जैसा ही नॉर्मल चीज, बट वो स्टेज कैरेज होना चाहिए। वो डेफिनेशन क्या है उसका, वो देखो इधर लिखा हो। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है? मीन्स अ मोटर व्हीकल विच कैरीज अ पैसेंजर और पैसेंजर फॉर हायर और रिवार्ड हायर इन एंगेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट whether expressed or implied for the use as a vehicle as a whole for the carriage of passenger mentioned therein and entered into by a person with the holder of a permit in relation to such vehicle or any other person authorized by him in this behalf for a fixed or agreed rate of sum
on time basis, whether or not with reference to any route or distance, or from one point to another, either in case without stopping to a pickup and set down passenger, and not included in a contract anywhere during the journey, and includes a maxi cab, motor cab, notwithstanding that separate fares are charged for its passengers. रेडियो टैक्सी कौन सी होती है? तो ऐसा कोई भी टैक्सी जिसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा। ओके, वो सर्विसेज क्या है? एग्जेम्प्ट। अब देखो इधर, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इधर बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट कम्युनिटी बिलोंगिंग बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट आरसीएस, ये कुछ एयरपोर्ट बनाए थे गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में। ओके, वो एयरपोर्ट अगर है तो वो एयरपोर्ट के लिए 3 साल तक के लिए इनकी सर्विसेज क्या है? एग्जेम्प्ट। जब से वो एयरपोर्ट बना रहेगा तब से की लिस्ट इसमें नहीं दी हुई, इसलिए क्वेश्चन ऐसा लिख के दिया अगर कि असम कवर्ड अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसा आरसीएस अगर लिख के दिया तो फिर ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो 3 साल के लिए वैलिड है। नेक्स्ट, इधर देखो, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे। रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बट क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन कंडीशन कोच। फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हो, कभी देखा है फर्स्ट क्लास की टिकट या तो ये एसी का टिकट अगर लिया उस पर जीएसटी लग के आता है? आज तक कभी देखा ही नहीं रहेगा। कितना हुआ एसी का? 100, चर्चगेट जाने का, ये ले 100 पकड़, खत्म स्टोरी। अभी टिकट देखोगे। कहाँ जाते हैं? स्लीपर की टिकट कभी लिए है? स्लीपर की टिकट में जीएसटी लिख के आता है, बस स्लीपर में तो एसी नहीं होता है, एसी नहीं होता है, सोने तो मिलता ना। नेक्स्ट, अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे, मतलब मेट्रो, मोनो, ट्रामवे की टिकट लिया, एग्जेम्प्ट। इनलैंड वाटरवेज, एग्जेम्प्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, एग्जेम्प्ट, अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस। फॉर एग्जांपल आपने इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, मान लो बीबीएमसी का कोई बस है, वो बस बोलते हैं हम हर दिन ये बस चलाते हैं मुंबई दर्शन के लिए, तो उसकी जो फीस रहेगा वो टैक्सेबल। Okay. For the tourism purpose in a vessel between the places located in India and public transport other than predominantly for a tourism purpose in a vessel between the places located in India and metered cab or auto rickshaw including e-rickshaw, जो भी रहेगा वो सब क्या रहेगा? एग्जाम। मतलब ये काले पीले टैक्सी और ऑटो वगैरह में बैठते, ऑटो वाला जीएसटी मांगे, कैसा लगेगा तुमको? इधर तुमको 20 रुपए देने में जान पे आता है, वो जीएसटी मांगने पे आएगा तो मर ही जाएगा। तुमको राहु दे चल के जाएगा। देखो इधर एग्जाम्पल 30 देखो, दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा बंदा, गुवाहाटी आया आसाम में, तो वो पर्टिकुलर स्टेट में आया ना, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो उसका हो गया। ये देखो तो 31 नंबर क्या बोल रहे हैं? Subrata has hired a non-air conditioned bus from Mohit Travel for organizing a recreation tour from Delhi to Jaipur. So transport of passenger by a non-air conditioned contract carriers are exempt. बराबर, but ये तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला है, वो तो समझ में आया। टूरिज्म पर्पज इज एक्सक्लूडिंग देयरफ्रॉम, वो तो समझ में आया। तो देयरफॉर इन द गिवन केस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर व्हाट? क्यों टैक्सेबल हुआ पहले वो बताओ, पहले क्यों टैक्सेबल हुआ वो बताओ, पहले क्यों टैक्सेबल हुआ? हाँ, क्योंकि ट्रैवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ रिक्रिएशन टूर, उसमें तुम चढ़ते हो और तुम जाते हो तो बात अलग है। मैं प्रीडोमिनेंटली उसके लिए पूरा बुक करूंगा, वो टैक्स।
बराबर है भाई। ये भी एक चैप्टर 3 के अंदर ये पॉइंट मेरा ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। वो याद है, पेट्रोल का पैसा कौन दे रहा है? अगर मैं कंपनी, मैं बोला था ऐसा, मेरे एम्प्लॉइज को इधर से उठाएगा, ऑफिस पटकेगा, ऑफिस से उठाएगा, घर पे पटकेगा, तो उन्हें चाहिए पेट्रोल का पैसा कौन दे रहा है? वही वापस से वही चीज है। हायरिंग ऑफ अ नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बाय अ फर्म फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क। ओके, तो प्रीडोमिनेंट रूट अगर है ऑन अ प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल, the exemption shall not be applicable where a contract carriage is hired for a period of time during which the contract carriage is at the disposal of the service recipient। मतलब वो बस चलेगा, वो बस मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, कंपनी के हिसाब से नहीं चलेगा, जिसने मेरे को हायर किया होगा उसके हिसाब से, हाँ ना। अभी ये बीबीएमसी का बस जाता है, उसको तू बोल सकता है तेरा घर अगर गली के अंदर है तो अंकल बिल्डिंग के सामने रोकना, वो रोकेगा वो। और इसको अगर हायर किया तो उसको तू बोल सकता है ना, that will be what taxable, क्योंकि वो कठपुतली की तरह तुम्हारे साथ चलेगा। स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, तो स्टेज कैरेज क्या होता है? तो ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जिसके अंदर 6 से ज्यादा पैसेंजर होते हैं एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। एक ऐसा भी आया था जिसमें 13 से कम पैसेंजर बना, वो आईटीसी के अंदर। अब मिक्स मत कर देना, पता चला एग्जाम के दिन पे सब 13 6 सब कुछ मिक्स हो गया। इधर देखो, The non-air conditioned buses are being operated by a state transport corporation। कभी एसी बस में ट्रैवल किया है? क्या तुम्हारे लिए चलता है एसी बस? नहीं चलता रहेगा। कभी जाओ किधर ना तो एसी बस में, जैसे चर्च के स्टेशन उतरो तो वहां से एसी बस मिलता है, तो एसी बस का टिकट लेगा ना तो टिकट में लिखा है CGST SGST। ओके, अभी उधर दोनों का अगर फेयर का डिफरेंस पता करने, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मैं समझा रहा हूँ। ये पॉइंट में क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि अगर एसी वाला टिकट लिया तो उस एसी वाले टिकट में जीएसटी लगेगा, और वही नॉर्मल बस बाजू में खड़ा रहेगा, उसका टिकट लिया तो वो टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। टिकट लिया भाई तूने वो अच्छा है, सो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है। मैं लेक्चर की वजह से अगर उसको नींद आ रही है तो कितना सौभाग्य है मेरा कि नींद आ गया उसको। तो फिर देखो इधर दूसरा, ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर अगर आप हो तो दैट इज व्हाट एग्जाम। हाँ, एंट्री नंबर 17 जो देखा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेलवे फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन रहेगा तो नहीं, ये दोनों क्या है? टैक्सेबल। बाकी मेट्रो, मोनो, ट्रामवे यूज करो, इनलैंड वाटरवे यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, मीटर कैब यूज करो, तो दिस इज व्हाट एग्जाम। मीटर कैब ये है, काला पीला टैक्सी है, ई रिक्शा ये है, एक कलर भी ग्रीन दिखा है देख, ओके, बंदे का चेहरा नहीं दिखा है ओके। देख, ये रिक्शा और ये टैक्सी तुम चला रहे हो तो एग्जम्प्ट, तुमने ओला उबर में रजिस्टर करवाया तो एग्जाम नहीं रहेगा, उस पे तो जीएसटी लगेगा ना यार। सही है, तो इधर से घर जाते वक्त उबर बुक करके जाना ऑटो में, और देखना ऑटो का जो बिल आएगा उसमें जीएसटी लगा हुआ रहे, तो वो तो उस पे तो जीएसटी लगने ही वाला है, क्योंकि उसमें तुमने ऑटो ऐसा अंकल ऐसा खड़ा नहीं रखा, तुमने बुक किया, सर्विस लिया ना एकदम एविश। इधर देखो, अभी ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है। एज रिगार्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वेसल इन क्लॉज डी ऑफ एंट्री नंबर 70, the word other than predominantly for the tourism purpose qualify the preceding word of public transport. This implies that to qualify for exemption under this entry, the public transport by vessel between the places located in India should not be predominantly for the tourism purpose. Normal public ship or the other vessel that sail between the places located in India would be covered in this entry, even if some of the passengers on board are using the service for a tourism, because predominantly such service is not for tourism.
However, service provided by a lesser charter vessel, a cruise ship, predominant purpose of which is a tourism, would not be covered in here, even if some of the passengers in the such vessels are not tourists. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5 जन ऑस्ट्रेलिया से इधर घूमने के लिए आया, वो गेटवे ऑफ इंडिया में गए, उधर एक शिप के अंदर बैठे, ठीक है, तो वो प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, दैट वुड बी व्हाट टैक्सेबल. बाकी टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं है, तो इट वुड बी व्हाट एग्जेम्प्ट. इधर देखो, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स नॉट प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस. अभी मान लो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, ये इंडिया गेट पे एक बोट खड़ी है, प्रयागराज 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 ऐसा चिल्ला रही है, तो उसमें बैठ गए. okay? अब वो प्रयागराज इधर से उठाएगी तुमको, प्रयागराज छोड़ेगी, बीच में किधर घुमाने नहीं वाली तुम. तो दिस विल बी व्हाट एग्जैक्ट. टूरिज्म पर्पस वाला नहीं है, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट. On a vessel from a Kolkata to Port Bihar, Main to Neil Island, or a Port Blair to Neil Island, intercovered under Clause D of Entry number 17. Since such transportation is between two places located in where such public transport is owned by a private operators. For instance, the private ferries are used as a means of transport from one island to another in Andaman Nicobar Island. Exemption under entry 17D would apply to tickets purchased for transportation from one point to another, irrespective of whether the ferry is owned or operated by a private sector enterprise or by a PSU or government. ये चाहते हैं कि वो चाहे PSU वाला हो चाहे नॉर्मल हो, डजंट मैटर, वो exempt ही रहे, टैक्सेबल नहीं है. Public transport used in this entry means that the transportation should be open to public, restricted नहीं होना चाहिए, कोई भी आवे तो उसको आने. Only exclusion is on the transportation which is predominantly for tourism. अभी tourism का मतलब क्या होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, साइट सीइंग आता है, फूड एंड बेवरेज आता है, म्यूजिक, अकोमोडेशन सजेस्ट, शिकारा, क्रूज एक्सेट्रा, ऐसा सब. अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम मुंबई जैसे, अभी नॉर्मल बस अगर तुमने इधर से पकड़ा और वो चर्चगेट जा रहा है, तो बस के बीच में अगर मुकेश अंबानी का घर है तो बोलता है मुकेश अंबानी का घर नहीं. बट अगर वही मुंबई दर्शन का बस होगा, उसमें तुम जाएगा तो वो बोलेगा तुम देखो ये इसका घर है, ये देवानंद का घर है, ये अमिताभ बच्चन का घर है, तो साइट सीइंग कवर हुआ ना उसमें. तो वो प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर. समझा? आगे बढ़ो. गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस. गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस याद है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस. ऐसे तो रिवर्सल मैकेनिज्म है, और रिवर्सल मैकेनिज्म में भी उसके पास ऑप्शन है, उसको रिवर्स में जाने का कि फॉरवर्ड में जाने का, और अगर फॉरवर्ड में भी जाने का तो उसके पास ऑप्शन है कि 12% में जाने का कि 5%. 12% मतलब उसको आईटीसी मिलेगा, 5% मतलब उसको आईटीसी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो ऐसे तो आरसीएम में ठीक है, बट वो आरसीएम वाले में भी कुछ सर्विसेज के एग्जाम्प्टेड. कोई देखो देखो इधर क्या लिखा है, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. मतलब सुनो, अगर रोड से गुड्स ट्रांसपोर्ट किया तो दैट इज व्हाट एग्जेम्प्ट. बट एक्सेप्ट मतलब ये लोग क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट. किधर से किया, सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या तो कुरियर एजेंसी. मतलब अगर मैं मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूं ये दोनों जन से, इज व्हाट टैक्स. ओके. और अगर मैं अपना गुड्स इधर देखो, ये ए हुआ, अभी ये बी में क्या बोला, इनलैंड वाटरवेज से अगर गुड ट्रांसपोर्ट किया, दिस इज ऑल्सो व्हाट. समझ में आया? मतलब सुनो, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड बाय इनलैंड वाटरवेज, बाय रोड इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट. अगर रोड से किया, रोड में दो जन, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से करवाया तो कुरियर एजेंसी से करवाया, व्हाट टैक्सेबल. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से करवाया, रिवर्स चार्ज हो सकता है, कुरियर से रिवर्स चार्ज नहीं है, कुरियर में फॉरवर्ड. ठीक है. दूसरा इधर देख, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स. फॉलोइंग गुड्स मतलब
यही होने चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, और सोन कैसे लेके जा रहा है? रोड से नहीं है, बाय रेल और अ वेसल। ओके, क्या क्या चीजें? रिलीफ मटेरियल, अरे कोई सुनामी बुनामी आ गया, उसके अंदर कोई रिलीफ मटेरियल जा रहा है। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे हो, न्यूज़पेपर मैगजीन लेके जा रहे हो, पर कैसा न्यूज़पेपर मैगजीन होना चाहिए? जो रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी तुम तुम्हारे घर का कोई बना रहे हो न्यूज़पेपर और वो तुम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, तो वो नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, और ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर इतनी चीजें हैं तो ये सर्विसेज क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नहीं समझा? गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो आप, मगर गुड्स ट्रांसपोर्ट ये 5 कैटेगरी के अंदर, 6-7 कैटेगरी में कवर होते हैं, और वो या तो रेलवे से है या तो वेसल से है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगे? समझ में आया? अब सन ऊपर क्या लिखा था? सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ व्हाट? रोड, एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से भी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से भी आपने अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाए तो दीज गुड्स आर व्हाट? समझा? समझ रहा है? देखो वही सब बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। अभी देख तो क्या लिखा है? सर्विस बाय, एक मिनट पहले इधर वापस आ दो। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से करवाया, अगर हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट तो वो टैक्सेबल है, और इन गुड्स का करवाया तो वो एग्जेम्प्ट। अभी सुनो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऐसे बंदे को जो अनरजिस्टर्ड है, बराबर है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट बोलो ये नहीं होने चाहिए। कौन नहीं होने चाहिए? ये सब नहीं होना चाहिए। काय के लिए ये सब नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सबको याद है, ये आरसीएम में नहीं समझे। समझ में आया क्या? यस और नो? इधर सुन, मतलब आप अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो रोड, तो चेक करो जीटीए के पास से करवा रहे हो कि जीटीए के पास से नहीं करवा रहे। जीटीए के पास से नहीं करवा रहे हो तो एग्जाम, जीटीए के पास से करवा रहे हो तो चेक करो क्या वो स्पेसिफिक गुड्स है, बराबर है? स्पेसिफिक गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है? अगर स्पेसिफिक गुड्स है एग्जाम, नॉर्मल गुड्स है तो फिर ना टैक्सेबल नहीं। तू देख तू कौन है पहले, अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में देख कि तू कौन है, फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिजनेस एंटिटी है, वो सब है। ये सब लोग अगर है तो टैक्सेबल, दूसरा कोई है तो नॉट टैक्सेबल। ना क्या बोला? ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज। तो सुनो, अभी तुम लोग काम कर रहे हो किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। गवर्नमेंट के लिए दिया तो इट इज व्हाट? देख लेना, सब गवर्नमेंट ही है। पढ़ लो गाय, वो नीचे एनालिसिस है, मैं एनालिसिस नहीं पढ़। ये मैंने एक्सप्लेन किया, तुमको समझ में आया ना? मैंने एनालिसिस नहीं पढ़ा है।
कर पाओगे ना इंग्लिश में? ठीक है। ये बैंकिंग वाला जरा बाकी रखते हैं, बड़ा बड़ा जो है ना वो बाकी रखता हूँ के लिए। छोटू छोटू चिंदी चिंदी एक दो चीजें वो नाचना बाजना जो है ना वो बता देते हैं। ये सुन, ये घर पे पढ़ने का तो कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। नॉर्मली सुन लो, आप जो एल आई सी लेते हो, सुनो ना, जो एल आई सी लेते हो ना, एल आई सी का प्रीमियम भरते हो, कभी घर पे प्रीमियम का रिजल्ट देखा है? नहीं देखा के बाद देख लेना। वो प्रीमियम जो आप भरते हो ना, उस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगता है। अगर आपने ये लोगों से पॉलिसी लिया ना, ये लोगों से, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, मतलब ये पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, सुन देख, ये बॉडीज ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अरे ये सब इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओल्ड माइंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ये जितना भी है ये सब गवर्नमेंट चलाता है, तो ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। समझा? सुन, ये कौन सा इंश्योरेंस था? लाइफ का भाई होता है जनरल, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं ना, तो वो सब जनरल में कवर होता है। तो अगर आपने ये भी अगर इंश्योरेंस लिया, तो ये इंश्योरेंस वगैरह क्या है? एग्जाम्प्ट है। नाम याद रखने की कोशिश करना है तो कर लेना, मेरे को तो याद हुए नहीं, तुमको हुए तो बहुत अच्छी बात है। मैं याद रखता भी नहीं है सब। इधर ए से लेके आर तक है, कितना नाम याद रखो? एक दो नाम ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो ये जनता आरोग्य बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो है ना, और ये इधर गया वो, ये जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है ना, ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ये थोड़े बहुत नाम याद रखना। तो इधर से आपने पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी के प्रीमियम पे जीएसटी नहीं है। इंश्योरेंस होता है, वैसा ही री इंश्योरेंस भी होता है। री इंश्योरेंस क्या होता है? वापस इंश्योरेंस करवाना। इंश्योरेंस कंपनी आपको जो इंश्योरेंस देती है ना, वो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कंपनी खुद भी इंश्योरेंस देता है, वो बोलते हैं री इंश्योरेंस। नहीं समझा? मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का मान लो 1000 करोड़ की कैपेसिटी, प्रीमियम अगर बाय एनी चांस अगर ये पॉलिसी के लिए क्लेम के लिए कोई आ गया तो बराबर है। बट अगर अचानक में समझो मेरा कैपिटल ही 800 करोड़ है, तो मैं 1000 करोड़ कैसे देगा लोगों को? इसलिए मैं इस इंश्योरेंस को दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस करवा के रखता हूं, वो बोलते हैं री इंश्योरेंस। रिन्यूअल नहीं बोला मैंने, री इंश्योरेंस। तो वो सर्विसेज भी क्या है? एग्जाम्प्ट है। जो 35, 36 और 40 में दिया है, वही वाले इंश्योरेंस को अगर उन्होंने री इंश्योरेंस करवा के रखा है तो इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? पेंशन स्कीम वाली सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। अगर अटल पेंशन योजना में हुआ, ऐसा कुछ हुआ ना, तो जैसे मान लो कि अपना रोहन है, ठीक है, रोहन का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रोहन ने अटल पेंशन योजना खुलवाया। ये अटल पेंशन योजना किसका है? गवर्नमेंट। तो आईसीआईसीआई बैंक इज एक्टिंग इन एन एजेंट, तो ये गवर्नमेंट से पैसा चार्ज करे। दिस सर्विसेज इज व्हाट? अटेंडेंस आता हूं 5 मिनट। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन कंट्रीब्यूशन, अभी क्या जोर से प्रोविजन आया, अभी उसमें अटेंडेंस आ जाएगा तो गड़बड़। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। बीच ये सर्विसेज क्या है? एग्जाम्प्ट। इधर देखो,
आइएगा इधर देखो, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। अगर कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देता है और वो आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस या तो फोक या तो क्लासिकल परफॉर्मेंस है, किसी भी नेचर का हो सकता है, म्यूजिक के हो सकता है, डांस का हो सकता है, या तो थिएटर का हो सकता है, और उसके लिए उस आर्टिस्ट ने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं लिया, तो दैट वुड बी एग्जैक्ट। मान लो फॉर एग्जांपल आपने हेमा मालिनी जी को बुलाया। नाउ हेमा मालिनी जी इज अ परफेक्ट कथक डांसर, आपने उनको बुलाया और उन्होंने आपके पास से 1,40,000 रुपया चार्ज किया, दैट 1,40,000 इज एग्जैक्ट। बट उन्होंने आपके पास से 1,80,000 रुपया चार्ज किया, तो दैट विल बी टैक्सेबल बिकॉज कंसिडरेशन इज मोर देन रुपीज 1,00,000। बट सुनो, this should be in the nature of folk or a classical and also in the nature of music, dance or theater. Okay, अभी तुमने मान लो हेमा मालिनी की जगह पे बादशाह को बुलाया, पैसा रैप करके गया इधर, वो रैप के लिए 20,000 में लिया हुआ, वो ऊपर चढ़ने टैक्सेबल है। ओके, अब सुनो सुनो, ये फोक और क्लासिकल के लिए आपने हेमा मालिनी जी को बुलाया, वो कथक डांस प्रेजेंट किया उन्होंने, बट शी gave a performance as a brand ambassador, then it would be taxable even if the consideration is less than 1,50,000। बोला समझा? नहीं समझा ना? सच बोल। ओके, देखो इधर, the activities by performing artists in folk or a classical art form dance consideration does not exceed rupees 1,50,000. If consideration exceeds 1,50,000, entire consideration is subject to GST. Other art form, western music, dance, modern theatres, performance of actors in film, television, special, still art forms, painting, sculpture, minting, etc. are what? Taxable. However, अगर आपने as a brand ambassador दिया, it would be what? Taxable. कितना भी लिया हो, doesn't matter. समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखो, Bollywood dance performed by a film actor in a film consideration charge rupees 1,45,000. बोलो, taxable. Carnatic music performance by a classical singer to promote a brand, पर 1,30,000 लिया उसने, brand ambassador. Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and consideration charge 1,55,000. पर क्लासिक म्यूजिक कॉन्सर्ट है, सबको ज्यादा तुम करे, मेरे को क्यों बुलाते? कथक डांस परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल डांसर इन अ कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसिडरेशन चार्ज 1,45,000। एग्जैक्ट मसाला समझ लो, देखो समझ में आया? इधर देखो रे, तुम अपने भाई बहन को मिलने जाते हो, जंगल बंगल में जा रहे मिलने के लिए, गिरी गिरी फॉरेस्ट में गया तुम लोग, ठीक है, जू में गए, याद है कल देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई में एडमिशन टू पार्क और ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा जू में गया मिलने के लिए, ठीक है, कोई चिंपांजी पिंपांजी को मिलने के लिए गया तुम लोग, ठीक है, सो दैट वुड बी व्हाट? एग्जैक्ट। अगर देख एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, किसी सर्कस बर्कस वगैरह में गया, ठीक है, अभी सुन, तुम किसी सर्कस, डांस, थिएटर ये सब जगह पे अगर जा रहे हो, अवार्ड फंक्शन ये सब में जा रहे हो, उसका चार्जेस अगर 500 रुपए तक है तो एग्जैक्ट, बाकी टैक्सेबल। इधर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जंगल बंगल में क्या भाई बहन लोगों को देखने के लिए अपन रोकते नहीं, किसी गवर्नमेंट रोकती है, ठीक है, तो उधर गए तो ठीक है, बट अगर तुम ऐसा कोई देखने गए, थिएटर वेटर में गए कुछ देखने के लिए, डांस वगैरह परफॉर्मेंस देखने के लिए गया, तो इट वुड बी एग्जैम्प्ट इफ द चार्जेस इज अप टू ₹500। 500 के ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल, को मिलने का तो घर पे नहीं लेके आने का, मगर भाई बहन। अब सुनो, अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, किसी स्टेडियम में देखने जा रहे हो, ओके, तो वो क्रिकेट मैच का टिकट 500 से कमती है तो वो एग्जाम रहेगा, प्रोवाइडेड वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी ने किया होगा। मतलब रणजी ट्रॉफी जैसा कुछ हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, ऐसा कुछ देखने गए तो
What is recognized sports body? So recognized sports body where participating team or individual represent any district, state, zone or country. ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एफिलिएटेड. इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, तुम्हारे समाज ने वानखेड़े में क्रिकेट मैच रखा और उसके लिए उन्होंने चार्जेस लिया 300 रुपया, से बोलो जाएगा वो. इट इज नॉट अ रेकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ना, तुम्हारा समाज है. ऐसे स्पोर्ट्स बॉडी मतलब ये सब होनी चाहिए उसमें. नहीं समझा ना? और आज के दिन के लिए that's all.